हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघा राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की। यह एक्ट मध्य प्रदेश एमपी एडीपीओ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एमपी एडीपीओ यानी कि इस बार जो 2021 का सिलेबस है उसमें एमपी एडीपीओ में सिलेबस में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 को भी शामिल किया गया है। तो मैं इस पर्पस के यानी कि इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करके यानी कि आपको बताऊंगी कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, कौन कौन सी सेक्शंस इसमें इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी जो एग्जाम के पर्पस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। इसका एक्ट नंबर जो है वो 4 है, इसका एक्ट नंबर है 4। टोटल सेक्शन इसमें कितनी है? 35 है। और टोटल चैप्टर कितने हैं? 7 है। इसकी इनेक्टेड डेट अगर आपसे पूछे तो इनेक्टेड डेट है यानी कि यह कब जो राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब किया गया था? 22 जनवरी 1990 को। और कोई इन्फोर्समेंट डेट पूछे तो इन्फोर्समेंट डेट है 8 फरवरी 1991 को। 8 फरवरी 1991 को ये क्या हो गया था? इन्फोर्स हो गया था, यानी कि यह लागू हो गया था। अब अगर कोई कोई इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट का, इसको लाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल यह है कि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था क्या है? बनाए रखना। इसका मेन उद्देश्य है इस एक्ट का। सेक्शन अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, अपने इसका एक्ट नंबर देख लिया था, इसका एक्ट नंबर 4 है। ठीक। इसका ऑब्जेक्ट भी देख लिया था कि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना, उससे सशक्त यानी कि उससे संबंधित जितने भी कतिपय उपबंध हैं और विषय हैं उनके लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम लाया गया था। अध्याय 1 में क्या बोला गया है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। और इसका विस्तार यानी कि यह एक्सटेंट कहाँ पे होगा, यानी कि कहाँ पे लागू होगा, कहाँ तक? तो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश पे क्या होगा? लागू होगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ये लागू होगा। अध्याय 2 की हम बात करें तो अध्याय 2 में बोला गया है कि व्यक्तियों के आने जाने और उनके कार्यों पर निर्बंधन। अब व्यक्तियों के आने जाने उनके कार्यों पर निर्बंधन कैसे है? ऐसे है कि कोई व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में बार बार अपराध कर रहा है, वहां पे अशांति ला रहा है या दंगा फसाद कुछ भी कर रहा है, जिससे वहां पे क्या हो रही है? राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था में क्या हो रहा है? विघ्न पड़ रहा है। तो सेक्शन वो क्या कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 3 के अधीन किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि भाई आप उस जगह पर नहीं जाएंगे, निर्बंधित कर सकता है वहां जाने के लिए। तो निर्बंधित आदेश की डेफिनेशन कहाँ बोली गई है? यानी कि उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में बोली गई है। क्या है डेफिनेशन? इस अध्याय में निर्बंधित आदेश से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन किया गया आदेश। अब धारा 3 के अधीन आदेश कौन कर सकता है? डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। कैसा? उसका अगर समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जो ऐसी रीति से यानी कि कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर क्या हो? हानि पहुंचे, यानी कि लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और क्या है? जनहित के लिए वह आवश्यक है। तो वो डीएम ऐसा आदेश कर सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाने के लिए मना कर सकता है कि भाई आप वहां पे मत जाइए। सेक्शन इसका इम्पोर्टेंट ये है, ये आदेश जो है जो सेक्शन 3 के अधीन डीएम कोई आदेश पारित करता है तो वो कब तक लागू रहेगा? तो इसका सब क्लॉज 2 में बोला गया है, सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि वो 1 वर्ष की काल अवधि तक क्या रहेगा? प्रवृत्त रहेगा। इतना है, इस सेक्शन में इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं है। अध्याय 3 की हम बात करें तो इसमें बोला गया है समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। अब समाज विरोधी तत्व क्या है? समाज विरोधी तत्व वो है कि ये कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है या दल है, वो क्या कर रहे हैं? समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे शांति में विघ्न पड़े, यानी कि लोक व्यवस्था में विघ्न पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तब।
और इसमें क्या है, पूर्व दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना, यानी कि पहले ही, यानी कि कोई कोई व्यक्ति है जो पहले भी दोष सिद्ध ठहराए जा चुके हैं, उनको हटाया जाना। अब सेक्शन 4 क्या बात कर रही है? सेक्शन 4 ये बोल रही है कि व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना। अब सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 जो है ये बोल रही है कि व्यक्तियों के दलों और समूह का कैसा किया जाना, तितर बितर किया जाना। हमें इस सेक्शन में केवल ये याद रखना है कि यह पावर किसके पास है कि वह व्यक्तियों के दलों और समूह को तितर बितर कर रहा है। तो ये पावर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट की है, यानी कि डीएम के पास है। यह पावर किसके पास है? डीएम के पास ये पावर है कि वो व्यक्तियों के दलों और समूह को कैसे करता है, तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। ठीक, अपन को इस सेक्शन में केवल इतना याद रखना है सेक्शन 4 में। अब सेक्शन 5 की हम बात करें तो सेक्शन 5 में बोला गया है अपराध करने के लिए, सेक्शन 5 ये है, सेक्शन 5 में बोला गया है अपराध करने के लिए अमादा। अमादा क्या है कि कोई व्यक्ति है, एक अपराध वो कर चुका है, यानी कि कोई अपराध वो कर चुका है और वह फिर दोबारा वही, यानी कि पुनः उसी कार्य को दोहरा रहा है, तो वो माना जाएगा व्यक्ति अमादा। ठीक है, अपराध करने के लिए अमादा व्यक्तियों का हटाया जाना। तो कैसे व्यक्तियों का हटाया जाना? जो अपराध करने के लिए क्या है, अमादा है, यानी कि बार बार वो वही अपराध दोहरा रहे हैं या कर रहे हैं। तो इसके लिए वे कौन आदेश करेगा? डीएम। इसमें केवल इस सेक्शन में केवल ये आपको ये याद रखना है कि आदेश पारित कौन कर रहा है, बस। तो इसमें है डीएम, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट है। इसमें किसी व्यक्तियों को हटाने का, जो अपराध करने के लिए आमादा है उनको हटाने का आदेश दे सकता है, सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 5 में। ठीक, अब सेक्शन 6 की बात करते हैं। हाँ, सेक्शन 5 का जो सेक्शन 5 का सब क्लॉज ए यानी कि बी है, इसका ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है कि किसी व्यक्तियों को धमका रहा है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और डीएम की यह राय है, डीएम किन आधारों पर उस व्यक्ति को वहां पे जाने के लिए मना कर सकता है, उनको तितर बितर कर सकता है। वो क्या है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध साक्षीगण, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट में साक्षीगण क्या है, जो साक्षी हैं, यानी कि जो अपने विटनेस हैं, वो कैसे हैं, अपने शरीर व संपत्ति की सुरक्षा के बारे में और उसकी आशंका होने का कारण खुले में साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं हो पा रहे हैं। तब डीएम क्या आदेश कर सकता है? डीएम उनको क्या, उन व्यक्तियों को वहां उस रास्ते से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ये बोला गया है सेक्शन 5 में। मैं ये वाला फिर से बोल देती हूँ कि कोई साक्षीगण है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपराध करने के लिए आमादा है, ठीक है, और उनके डर से तथा अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु कोई साक्षीगण है, वो कैसे खुले में साक्ष्य देने के लिए क्या है, रजामंद और राजी नहीं है। ठीक, खुले में साक्ष्य देने के लिए रजामंद और राजी नहीं हो रहे हैं, तब वो डीएम क्या कर सकता है, उनको हटाने का आदेश वहां से दे सकता है। ये बोला गया। सेक्शन 6 की बात करें, इस सेक्शन 5 में इतना ही इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है, और वो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कौन आदेश कर सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट इसमें क्या कर सकता है, आदेश कर सकता है। अब सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 में क्या है, कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना। अब कतिपय अपराध क्या है, कतिपय अपराध होते हैं सर्टेन ऑफेंस, सर्टेन यानी कि कुछ वर्गों का, समझ रहे हो, कुछ वर्ग यानी कि पर्टिकुलर वर्ग हैं, ऐसा कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना। ठीक, तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति है, जो कोई व्यक्ति है कोई अपराध कर रहा है, कैसे अपराध कर रहा है, वो आईपीसी की सेक्शन, आईपीसी में जो चैप्टर है 16, सॉरी, आईपीसी में जो चैप्टर है 12, 16 और 17, ठीक है, ये उसके चैप्टर है 12। चैप्टर 12 में बोला गया है लोग, सॉरी,